Hello friends, in previous part we started our next cellular structure, that is nucleus. In that part we studied about what is nucleus and its types on the basis of number of lobes and number of nucleus. We also studied about the components of the nucleus. We have discussed its first two components, that is nuclear membrane and nucleolus. For that part, click on the link given in the description box. In today's part, we will discuss about other two components of the nucleus, that is nucleoplasm and nuclear chromatin. So let's start our today's first topic, that is nucleoplasm. न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। इसको हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, होमोजीनस होता है, ये सेमी फ्लूइड होता है, मतलब ना तो सॉलिड होता है ना प्रॉपर लिक्विड होता है, एंड ग्रैन्युलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। इट एक्ट एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग अ डेफिनेट शेप ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस को जो प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट सपोर्ट्स न्यूक्लियर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलाई। जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलाई है उसको सपोर्ट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन्स फॉर द सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन में भी ये न्यूक्लियोप्लाज्म हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर क्रोमैटिन की। न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो होता है वो होता है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दैट इज डीएनए ऑफ द सेल इज नोन एज न्यूक्लियर क्रोमैटिन। क्योंकि ये क्रोमैटिन जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए ऐसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमैटिन। क्योंकि कुछ क्रोमैटिन जो होता है वो सेल ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड हियर इट इज नोन एज न्यूक्लियर क्रोमैटिन या फिर न्यूक्लियर डीएनए। इट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड, इसको हम स्टेन कर सकते हैं और ये बहुत डार्क स्टेन हो पाती है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, राइट, कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन फाइबर्स, सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी उसके ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट किया गए थे, वो किया था फ्लेमिंग ने किया था इन 1879 के अंदर। जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो हमें एक बीडिड अपीयरेंस देते हैं। बीडिड अपीयरेंस क्यों देते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। जो क्रोमोसोम है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट। इसके ऊपर एक छोटे छोटे हमें बीड्स लगते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस होने की वजह से लगता है, राइट। हिस्टोन प्रोटीन की वजह से हमें बीडिड अपीयरेंस देता है, यानी बटन जैसी अपीयरेंस ये देता है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमैटिन मटेरियल। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल, राइट। तो बीडिड अपीयरेंस की वजह से आती है, हिस्टोन प्रोटीन्स की वजह से। दे कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइमेटिक प्रोटीन। जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनाने में जो हेल्प करते हैं उन प्रोटीन्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और जो एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंजाइम प्रोटीन्स। दोनों को ही सिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियर डीएनए में कंट्रोल करता है। अगर डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस हो जाए, मतलब उसके अंदर कुछ वेरिएशंस आ जाए, उसके अंदर या तो कोई जीन्स कम हो जाए या डिलीट हो जाए, या फिर उसके अंदर कुछ जीन्स ऐड हो जाए, दोनों ही कारण कुछ उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती है, और अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सो मैनी ईयर्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इट कैन इवॉल्व इनटू अ स्पीशीज, न्यू स्पीशीज, right? On the basis of staining and nature of the DNA, chromatin material is divided into the two types, that is heterochromatin and euchromatin. Hetero means different, so जब क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी उसके अंदर स्टेन डिफरेंट होती है, तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। यू मीन्स ट्रू, जब ट्रू क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है अगर उसे हम स्टेन करें तो वो डार्कली स्टेन होता है, बहुत ज़्यादा डार्क स्टेन होता है, जबकि यूक्रोमेटिन कैसा होता है? लाइटली स्टेन होता है। इट इज़ द कंडेंस रीजन ऑफ द
क्रोमेटिन, क्योंकि इसके अंदर जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बहुत क्लोजली प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से वो स्टेन्ड भी ज़्यादा होता है। जबकि यूक्रोमेटिन जो प्रेजेंट होता है वो बहुत लूजली कोइल्ड होता है, मतलब थोड़ा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये आपस में एक तरह से झुंड सा बना लेते हैं बिल्कुल, राइट। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, राइट। इट इज इनएक्टिव इन नेचर। जबकि यूक्रोमेटिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, राइट। ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से एमआरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो डीएनए से एमआरएनए नहीं बनते हैं, और जबकि यूक्रोमेटिन डीएनए से एमआरएनए में चेंज हो जाते हैं, राइट। इट इज लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एज एंड सेक्स, यानी फीमेल है मेल है कौन सा है इसके ऊपर भी इनका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, सब में सेम होते हैं। जबकि यूक्रोमेटिन का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर चेंज होने पर भी इनकी पोजिशन, इनका जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, एंड इनकी एज या फिर सेक्स कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इट इज़ नॉट एसिटाइलेशन, मतलब इसके अंदर जो SCH3COOH ग्रुप है वो नहीं प्रेजेंट होता, जबकि इसके अंदर वो ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। इट इज़ लेट रेप्लिकेटिंग, जो इसका रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है, ड्यूरिंग द लेट एस फेज, जबकि यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट्स ड्यूरिंग द अर्ली एस फेज, राइट। अब हम बात करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन। जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं कि वो इनएक्टिव जो है ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव कब होते हैं, उस बेसिस पे हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जो फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो टेम्परेरली इनएक्टिव होते हैं, और वो परमानेंट इनएक्टिव नहीं हुए, मतलब अगर उसे कुछ टाइम के लिए जब उसे ज़रूरत नहीं है तो वो इनएक्टिव स्टेट में चले गए, लेकिन जब अगर उसे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन है वो हमेशा के लिए इनएक्टिव हो गए हैं, सो इट इज परमानेंटली इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो फैकल्टेटिव वो पाए जाते हैं बार बॉडी। इसका एग्जांपल है एक बार बॉडी। जो हम फीमेल होती है, जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दैट इज XX, लेकिन हमें एक ही क्रोमोसोम की ज़रूरत होती है। तो एक जो X क्रोमोसोम होता है वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाती है, और इसको ये हम बोलते हैं बार बॉडी, राइट। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन जो पाए जाते हैं वो कुछ रीजंस में पाए जाते हैं, जैसे टीलोमेरिक। जो क्रोमोसोम होता है उसका जो एंड पॉइंट होते हैं उसको वो हम बोलते हैं टीलोमर्स। तो इन रीजंस के अंदर मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है, और इसके जो मिडल पोर्शन होता है जो डार्कली स्टेन्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। सेंटर में प्रेजेंट होता है इसलिए इसे हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। इसके पास भी जो रीजन होता है उसको, उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है।